इज मियोसिस। मियोसिस हमारे पास एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब डिप्लॉयड सेल्स पोजेस द फिनोमेना दैट इज द मियोसिस। डिप्लॉयड सेल्स के अंदर माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होगी। और मियोसिस के रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल्स के अंदर हाफ हो जाएगा, और हम जैसे ही डॉटर सेल्स के अंदर हाफ होगा, फॉर एग्जांपल गैमीट फॉर्मेशन अगर हो रही है तो गैमीट्स जो मियोसिस के रिजल्ट में बनेंगे उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। सो व्हेन वंस these gametes will reunite, तो haploid numbers when combined together they will give rise to diploid number again, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि meiosis ensures same number of chromosomes from parental generation to the offspring generation। अब हम मियोसिस के डिफरेंट फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं या डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। मियोसिस को हम दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिफर्ड टू बी एज मियोसिस 1 एंड द सेकेंड वन इज रिफर्ड टू बी एज मियोसिस 2। मियोसिस 1 से पहले भी हमारे पास इंटरफेस होगा, देन हमारे पास मियोसिस 1 आएगा, मियोसिस 1 के बाद हमारे पास अगेन इंटरफेस आएगा एंड देन वी विल हैव मियोसिस 2। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये है कि मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेज होता है, लेट्स कॉल इट एज इंटरफेज 1। इंटरफेज 1 के अंदर हमारे पास G2 फेज एब्सेंट होता है। सो G2 फेज की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल G1 फेज के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है। लाइकवाइज हमारे पास आपने ये याद रखना है कि जैसे ही सेल मियोसिस 1 में से गुजरता है उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसको साथ साथ डिस्कस भी करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है, दिस इज द सेल विच इज डिप्लॉयड। लेट्स से कि इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो है दैट इज 46। जैसे ही ये मियोसिस 1 में से पास करेगा, सो मियोसिस 1 वुड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1। और जो हमारे पास 2 सेल्स बन रहे हैं इनके अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट वुड बी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा हमारे पास। अगर हम 46 का हाफ करें तो इट विल कम आउट टू बी 23। तो मियोसिस 1 के रिजल्ट में 2 सेल्स बने और दोनों के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। मियोसिस 2 को अगर हम देखें तो मियोसिस 2 हमारे पास यहाँ जब हो रही होगी तो इसके बाद हमारे पास इंटरफेस पहले रन होगा और इंटरफेस के अंदर एस फेज नहीं होगा, ताकि ये जो हमने अभी क्रोमोसोम नंबर हाफ किए दोबारा से डुप्लीकेट नहीं हो जाए। तो यहाँ पर एस फेज नहीं होगा और एस फेज की एब्सेंस में अब हमारे पास इंटरफेस कंप्लीट हो गया एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन टुवर्ड्स मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर यहाँ पर हमारे पास अगेन दिस ईच सेल वुड अंडरगो मियोसिस 2 और मियोसिस 2 को हम कहते हैं दैट मियोसिस 2 इज वर्चुअली सिमिलर टू दैट ऑफ द माइटोसिस। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस के जिस तरह माइटोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल से 2 सेल्स बन रहे होंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर इस पेरेंट सेल से इन डॉटर सेल्स के अंदर सेम मेंटेन्ड रहेगा। तो ये हमारे पास सेल्स रिजल्ट होंगे। तो अगर आप नोट करें तो मियोसिस के अंदर हमारे पास 2 फेजेस हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो 4 सेल्स होंगे और जो 4 डॉटर सेल्स हमारे पास बनेंगे उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ होगा देन दैट ऑफ द 46 विच वर ओरिजिनली फाउंड इन द पेरेंट सेल। तो यहाँ पर हम इन सब के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट वुड बी 23। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट फेजेस हमारे पास जो हैं मियोसिस के। मियोसिस 1 को हम फर्दर स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है, ना सिर्फ मियोसिस 1 का बल्कि ओवरऑल मियोसिस का हमारे पास प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, और माइटोसिस के कंपैरिजन में भी मियोसिस का ये फेज जो है ये लेंथीएस्ट फेज कहा जाता है इसको। प्रोफेज 1 को हम सब डिवाइड करते हैं इनटू सब स्टेजेस दैट इंक्लूड्स लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन
एंड डाइकाइनेसिस। इसको मेमोराइज करने के लिए यू कैन लर्न द निमोनिक एल, जिप, डिप, डाई। सो एल स्टैंड्स फॉर लेप्टोटीन, ये जो जिप है इट स्टैंड्स फॉर जाइगोटीन एंड पैकीटीन, दिस इज डिप्लोटीन एंड दिस इज डाइकाइनेसिस। और अगर हम इनमें से देखें तो इनमें से लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास होगा पैकीटीन। पैकीटीन वुड बी द लॉन्गेस्ट फेज अमंग दीज ऑल। जैसे ही हमारे पास प्रोफेज वन एंड होगा, नाउ द सेल वुड हेड टुवर्ड्स सेकेंड फेज दैट इज कॉल्ड एज द मेटाफेज वन, देन अगेन एनाफेज वन एंड अल्टीमेटली टीलोफेज वन। टीलोफेज वन के बाद सेल साइटोकाइनेसिस करेगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस वन भी कह सकते हैं। देन सेल वुड अंडरगो इंटरफेज विच इज कॉल्ड एज इंटरफेज टू, और फिर हमारे पास मियोसिस टू आ जाएगी। मियोसिस टू की अगर हम स्टेजेस देखें तो दैट इंक्लूड्स, हमारे पास फर्स्ट स्टेज आ जाती है प्रोफेज टू, सेकेंड स्टेज दैट वी हैव इज द मेटाफेज टू, थर्ड स्टेज इज एनाफेज टू एंड फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज टीलोफेज टू, जिसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस टू आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट homologous chromosomes. Homologous chromosomes would be terminology that we would be frequently using in our presentation. So let's discuss it beforehand, और इसको हम throughout the presentation आपको understand करने में topics को help out करेगा। homologous chromosomes हमारे पास diploid cells का एक feature है, जिसके अंदर हमारे पास chromosomes जो हैं वो pairs के form में present होते हैं, the way you can see over here. One chromosome would be from the, one of the chromosome from this pair would be from the paternal side या from the father's side, and the second chromosome in this pair would be from the maternal or the mother's side. अब जिस तरह हमारे पास 46 chromosomes हैं human cell के अंदर, so they would be arranged when they would be arranged in the homologous chromosome manner, they will arrange themselves like 23 and 23. So 23 हमारे पास pairs के form के अंदर chromosomes जो होंगे वो 46 chromosomes इस form में हमारे पास arranged होंगे। homologous chromosomes को हम define करते हैं that they are similar but not necessarily identical chromosomes. Now what do we mean by the term similar but not necessarily identical? Identical होता है 100% एक दूसरे की copy होना, which is not this case. और similar meaning होता है कि कुछ फीचर्स मैच करते हैं और कुछ फीचर्स मैच नहीं करते। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं। सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन हम कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक पेयर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, लेट्स से कि अगर ये लोकेशन 2 पे है तो दोनों लोकेशन 2 पे प्रेजेंट होंगे। देन इनके ऊपर जीन का जो सीक्वेंस है वो भी सेम होगा। अगर एक के ऊपर जीन 1 इज कोडिंग फॉर द ईयर, तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी जो हमारे पास जीन 1 है, या जिस तरह हमने कहा कि जीन 1 इज कोडिंग फॉर द ईयर लोब, तो जीन 1 ही हमारे पास दूसरे क्रोमोसोम पे भी ईयर लोब के लिए कोड कर रहा होगा। अब एलील का एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पर जीन 1 ईयर लोब के लिए जो था वो अटैच्ड ईयर लोब के लिए था, सेकंड क्रोमोसोम के ऊपर वो फ्री ईयर लोब के लिए हो। सो वी कैन से कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है दे आर सिमिलर बट नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल। कुछ एलील्स आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। वन मोर थिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द टर्मिनोलॉजी विच इज रिलेटेड टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो हमें 2 क्रोमोसोम्स शो हो रहे हैं। हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं, और वो 2 क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो यहाँ पर हमारे पास यू कैन सी सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो आपस में क्रोमेटिड्स हैं दे वुड बी कॉल्ड एज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। लाइकवाइज क्रोमोसोम का हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अटैच्ड होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर, या इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ लेट्स सी how these homologous chromosomes are different from non-homologous chromosomes, because you need to memorize one thing कि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होगी, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के अंदर, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर हो रही होगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्रोमोसोम ओवर हियर। लेट्स से कि ये हमारे पास
वन होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, देन वी हैव अनदर पेयर ऑफ, लेट्स से दिस इज अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब अगर हम नोट करें तो हम कहेंगे कि these two are homologous chromosomes and these two are homologous to one another। जबकि अगर हम इसको और इसको देखें तो these two are non homologous chromosomes क्योंकि इनका लोकेशन डिफरेंट है। सो दीज आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हमने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो विद इन अ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, कभी भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान नहीं होती। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान भी अगर हो रही है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब इस क्रोमोसोम का ये वाला हमारे पास कंपोनेंट वुड बी नॉन सिस्टर टू दिस, लाइकवाइज इस क्रोमोसोम का दिस क्रोमेटिड वुड बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड टू दिस। सो लेट्स मेक इट क्लियर कि हमारे पास हमेशा जब क्रॉसिंग ओवर होगी इट वुड टेक प्लेस इन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द non-sister chromatids of the homologous chromosomes। Then एक हमारे पास और टर्मिनोलॉजी है, that is the bivalent formation या tetrad formation। जब हमारे पास ड्यूरिंग हम देखेंगे प्रोफेज के अंदर पेयरिंग स्टार्ट होती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से आपस में पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी वो फ्यूज नहीं हुए होते। उस टाइम पे हम उन क्रोमोसोम्स को टेट्रड कह रहे होते हैं, या फिर टेट्रड फॉर्मेशन, या फिर इसको हम बाइवेलेंट फॉर्मेशन भी कह रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे हम इसको टेट्रड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, ड्यू टू विच वी कॉल इट टू बी एज टेट्रड। और बाइवेलेंट क्यों कह रहे होते हैं, बाइवेलेंट इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जो ईच क्रोमोसोम है उसके पास हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेप, दैट इज द प्रोफेज 1, जो कि हम कहते हैं लॉन्गेस्ट फेज है हमारे पास मियोसिस का, और माइटोसिस के कंपैरिजन में भी ये हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं इनटू 5 फेजेस, जिसके लिए हमने निमोनिक्स भी मेमोराइज किया। लिप जिप डिप डाई, एल इज फॉर लेप्टोटीन, second is zygotine, third phase that we have is pachytene, the fourth one is called as diplotin, and the fifth one is referred to be as diakinesis। तो ये हमारे पास 5 सब फेजेस हैं हमारे पास प्रोफेज 1 के। और यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारे पास प्रोफेज 1 से पहले इंटरफेज 1 जो है वो हो रहा होता है, और इंटरफेज के अंदर हमारे पास मियोसिस के केस के अंदर G2 फेज एब्सेंट है, और उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सेल G1 फेज के अंदर परफॉर्म कर चुका होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेप्टोटीन फर्स्ट। लेप्टोटीन फेज के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर टुवर्ड्स वन अनदर, और यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियस का साइज लेप्टोटीन में क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इससे पहले जो इंटरफेज हुआ उसके एस फेज के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो इसका डीएनए था वो डुप्लीकेट हो चुका है। सो उसको अकोमोडेट करने के लिए द न्यूक्लियर साइज ऑल्सो इंक्रीजेज। नेक्स्ट इज द zygotin। zygotin फेज के अंदर synapsis starts। so this is very important। synapsis is the pairing of chromosomes। so यहाँ पर हम कहेंगे कि synapsis जो है, जो pairing है, it starts during the zygotin phase, but do remember one thing कि ये pairing complete नहीं होती है zygotin में, it completes during the next phase which is the पैकिटीन। अब पेयरिंग जब हमारे पास हो रही होती है तो क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स वन अनदर, और वो पेयर अप हो जाते हैं, बट दे डू नॉट फ्यूज। जब वो फ्यूज होंगे देन वी विल कॉल इट
that pairing has been completed. So यहाँ पर अगर हम देखें तो homologous chromosomes के अंदर जब pairing हो रही होती है, जो कि अभी फ्यूज नहीं हुए हुए, उस स्टेज पे हम उनको टेट्राड या उसको हम बाइवेलेंट कह रहे होते हैं. टेट्राड मीन्स इट हैज 4 chromatids. That homologous pair has 4 chromatids और bivalent means that each जो हमारे पास क्रोमोसोम है it would have 2 sister chromatids. नेक्स्ट आ जाते हैं पैकीटीन स्टेज पे. पैकीटीन स्टेज हमारे पास वो स्टेज है जिसके ऊपर ये पेयरिंग जो साइनेप्सिस है इट विल बी कंप्लीटेड. सो दिस पेयरिंग वुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पैकीटीन स्टेज. और पैकीटीन स्टेज को हम इन सब स्टेजेस में से लॉन्गेस्ट फेज भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि सेल हमारे पास वीक्स और डेज और इवन ईयर्स तक भी पैकीटीन स्टेज के अंदर रह सकता है, जिसकी हमारे पास एग्जांपल है. हम ओजेनेसिस जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट कर देती है और प्रोफेज 1 के ऊपर ओजेनेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है या अरेस्ट हो जाती है. अब वो जो प्रोफेज 1 का वहाँ जिक्र होता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पैकीटीन स्टेज, क्योंकि अब ये अरेस्टेड जो प्रोफेज 1 है ये जाकर रिज्यूम करता है एडल्टहुड, मतलब राउंड अबाउट द एज ऑफ 13, प्यूबर्टी की जो एज है. सो आप ये देखें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्टहुड तक हमारे पास जो सेल है वो पैकीटीन स्टेज के अंदर या प्रोफेज 1 की स्टेज के अंदर ईयर्स ऑफ ईयर्स भी गुजार सकता है. देन पैकीटीन स्टेज के अंदर हमारे पास जो सबसे सिग्निफिकेंट फिनोमिना पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर हमारे पास इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैकीटीन, जिसकी वजह से हमारे पास जो है रिकॉम्बिनेंट्स भी प्रोड्यूस होते हैं. अब क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास लेट्स से कि दिस इज one chromosome of the homologous pair and this is another chromosome of the homologous pair. तो जैसे ही ये फ्यूज होंगे इनके दरमियान में, जहाँ पर इन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है, उस पॉइंट के ऊपर chiasmata formation would take place. So this is called as chiasmata. This is the point of union where the genetic material would be reshuffled. So यहाँ से हमारे पास इस क्रोमोसोम, इसको हम लेट्स से क्रोमोसोम 1 कह देते हैं, इसको क्रोमोसोम 2 कह देते हैं. क्रोमोसोम 1 का जो हमारे पास क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज करेगा जेनेटिक मटेरियल विद द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 2. So यहाँ पर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल शफल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिप्लोटीन स्टेज के ऊपर. डिप्लोटीन अगर स्टेज को हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इससे पिछले स्टेज के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, नाउ द क्रोमोसोम वांट्स टू रिपेल वन अनदर. जब ये रिपेल एक दूसरे को कर रहे होंगे तो स्टार्ट रिपेलिंग वुड हैपन्स. जो रिपेलिंग है वो स्टार्ट होगी इन डिप्लोटीन और कंप्लीट होगी इन डायकाइनेसिस. तो आपने याद रखना है pairing starts at zygote, pairing completes and crossing over happens during पैकीटीन. डिप्लोटीन के अंदर क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर. ये जो हमारे पास होमोलोगस पेयर है दे स्टार्ट रिपेलिंग. सो वी वुड से दे विल स्टार्ट repelling one another, but they are not completely separated. Point of chiasmata पे they are still attached with one another. So start repelling but not completed. They are still attached at the point of chiasmata. नेक्स्ट आ जाते हैं डायकाइनेसिस के अंदर. डायकाइनेसिस हमारे पास लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का, और जैसे जैसे हमारे पास प्रोग्रेस कर रहा होता है सेल इन फेजेस के अंदर तो हमारे पास क्रोमैटिन नेटवर्क भी कंडेंस हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. सो डायकाइनेसिस हमारे पास वो फेज है प्रोफेज 1 का जहाँ पर मैक्सिमम क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका होता है, और ये वो फेज है जिसके अंदर अल्टीमेटली जो सेपरेशन यहाँ स्टार्ट हुई थी इट विल बी कंप्लीटेड ओवर हेयर. यहाँ पर we would say that separation is mostly completed. Sometimes it still stays united, but mostly separation is completed in this phase. और साथ साथ हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी जो है वो डिसअपेयर हो जाता है डायकाइनेसिस फेज के अंदर.
अब हम इसको इन तमाम फेजेस को एक ही एनिमेशन के अंदर कलेक्टिवली विजुअलाइज कर लेते हैं। हमारे पास यू कैन सी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होगा नॉन क्रोमेटिड्स के अंदर अगर आप देखें तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कियास्मेटा और रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हमारे पास बन गए हैं। अब ये क्रोमोसोम्स आप देखें न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया, माइटोटिक एपरेटस मूव कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेज 1। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट the second phase of the meiosis, that is called as the metaphase 1. Now we will discuss the second phase of meiosis 1, that is called as the metaphase 1. मेटाफेज 1 को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इन कंपैरिजन टू माइटोसिस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हैं इसके अंदर आप नोट करेंगे कि हमारे पास जो पेयर फॉर्म में आपको क्रोमोसोम नजर आ रहा है होमोलोगस पेयर की फॉर्म में, वो हमारे पास मियोसिस की स्टेज है, मेटाफेज 2 है, अब सॉरी मेटाफेज 1 है। जबकि अगर आप दूसरा सिंगल क्रोमोसोम देखें तो वो आपको माइटोसिस के मेटाफेज में से दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो डिफरेंसेस आप नोट कर सकते हैं वो ये हैं कि हमारे पास मियोसिस के अंदर हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, इनके हमारे पास जो सेंट्रोमेयर के ऊपर काइनेटोकोर होंगे, हर क्रोमोसोम को सिर्फ और सिर्फ एक काइनेटोकोर जो है वो अटैच कर रहा होगा। जबकि अगर हम माइटोसिस के केस के अंदर देखें तो माइटोसिस के केस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में अरेंज नहीं होते हैं, बल्कि वो सेपरेटली इंडिविजुअली दे आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है इस तरह से। और हमारे पास जो काइनेटोकोर होगा, ईच काइनेटोकोर वुड बी सप्लाइड विद द 2 काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आपने एक डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास मियोसिस के अंदर जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दे एक्ट एज अ यूनिट, और उन दोनों के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक काइनेटोकोर है। जबकि माइटोसिस के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हर क्रोमोसोम जो है इंडिविजुअली अरेंज्ड होता है, मेटाफेज प्लेट के ऊपर पेयर्स के फॉर्म में नहीं होता। और दूसरा हमने देखा कि काइनेटोकोर्स जो हैं वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो 2 अटैच्ड होते हैं एक काइनेटोकोर लोकेशन के ऊपर। इस फेज को हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो आप देखें कि हमारे पास किस तरह से सेंटर में क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो गए और मेटाफेज प्लेट दे हैव फॉर्म्ड। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने नोट किया होगा वो ये है कि मेटाफेज प्लेट के एंड पे आपको मल्टीपल सेल्स शो हुए, और वो मेटाफेज प्लेट के एंड पे अगेन यू कैन सी कि इसके एंड पे आपको multiple cells show हो रहे होंगे. Now I need to explain you that why those multiple cells, these cells have been shown over here, and that is explained by the law of independent assortment. Law of independent assortment के अंदर हम देखते हैं कि मेटाफेज प्लेट के ऊपर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, वो यहाँ पर अरेंज हो सकते हैं, और जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ गैमीट्स वुड बी प्रोड्यूस। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक ये होमोलोगस पेयर है, so let's call it to be as A and this to be as B.
और जो सेकेंड है हमारे पास दैट इज द सी एंड डी। एक हमारे पास अरेंजमेंट ये होगी। अब ये हमारे पास जो ऊपर वाला पेयर ऑफ क्रोमोसोम और नीचे वाला जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है आपस में ये नॉन होमोलोगस है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर अरेंज हो सकते हैं। एक सेकेंड अरेंजमेंट दैट वी कैन सी ऑल्सो कैन बी कि हमारे पास upper ones are arranged in the similar manner that is A and B, जबकि जो हमारे पास lower ones हैं वो अरेंज इस तरह से ट्विस्ट करके ऑपोजिट अरेंजमेंट उनकी हो जाए कि हमारे पास यहाँ पर D है और इस साइड पे हमारे पास C है। तो जब सेपरेशन होगी, गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट वुड बी AD और इस साइड पे हमारे पास होगा BC फॉर्म में। जबकि यहाँ पर जब सेपरेशन होगी तो यहाँ पर हमारे पास AC और BD फॉर्म में। ये तो जस्ट हमने 2 क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, तो हमारे पास इस तरह से वैरायटी ऑफ गैमीट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से मल्टीपल जब क्रोमोसोम सेल के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर अरेंज हो रहे होते हैं तो हमारे पास वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही होती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर फेज ऑफ द मियोसिस 1 which is called as the एनाफेज 1। एनाफेज 1 को हम रिडक्शन फेज भी कहते हैं। रिडक्शन फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जब सेल्स जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, वो 2 सेल्स के अंदर हाफ इक्वली डिवाइड हो चुके होते हैं। सो यहाँ पर एनाफेज के अंदर यू वुड ऑब्जर्व कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और एक हमारे पास जो क्रोमोसोम है along with its 2 sister chromatids it will move toward its respective pole। यहाँ पर this whole chromosome with 2 sister chromatids will move towards its respective pole and this will move towards its respective pole। So यहाँ पर chromosome with 2 chromatids are moving toward respective pole। माइटोसिस के साथ अगर हम इसका कंपेयर करें तो आपने याद रखना है कि माइटोसिस के केस के अंदर हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में से सेपरेट हो जाते हैं और वन सिस्टर क्रोमेटिड मूव टुवर्ड वन पोल एंड सेकंड हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड विल मूव टुवर्ड्स द another pole। So यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव नॉट बीन सेपरेटेड इन मियोसिस, जबकि माइटोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड। सो यहाँ पर इसको हम एनिमेशन के थ्रू भी विजुअलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम है अलॉन्ग विद इट्स 2 जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उसके साथ वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाफेज 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फेज विच इज द टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 अल्टीमेटली कॉन्टिन्यूज टू साइटोकाइनेसिस 1, तो हम इसको कलेक्टिवली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। टीलोफेज के अंदर जो हमारे पास स्टेजेस होती हैं यूजुअली वो प्रोफेज के ऑपोजिट होती हैं। मींस कि यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम वापस क्रोमैटिन फॉर्म में डिकंडेंस होगा, न्यूक्लियोलस रीअपेयर होगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी रीअपेयर हमारे पास हो जाएगा और माइटोटिक एपरेटस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस जैसा कि हमने पहले पढ़ा माइटोसिस के अंदर, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही है हमारे पास कि हमारे पास जो आप कह लें कि सेंटर में से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा एंड अल्टीमेटली आफ्टर दिस meiosis 1 is over we will end up with 2 haploid cells। so let's see animation। you can see कि यहाँ पर cleavage is deepening down, contractile ring जो है बना है, then nuclear envelope भी वापस आ गया है और ultimate result जो हमारे पास है वो 2 cells हैं। और अगर आप देखें तो माइटोटिक एपरेटस डिसइंटीग्रेट हो गया है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी क्रोमैटिन की फॉर्म में आ गए हैं। now we will discuss the second phase of the meiosis, that is the meiosis 2। और मियोसिस 2 के हम सारे फेजेस को कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे क्योंकि मियोसिस 2 के सारे फेजेस हमारे पास माइटोसिस जैसे ही हैं। जिस तरह माइटोसिस इंश्योर करता है सेम क्रोमोसोम नंबर, इसी तरह से
जस्ट अभी जो हमारे पास मियोसिस 1 के रिजल्ट में 2 सेल्स बने हैं, दोनों हैप्लॉइड बने हैं, और अब इन हैप्लॉइड सेल्स में जब मियोसिस 2 होगा तो अगेन हैप्लॉइड हमारे पास सेल्स बनेंगे. Therefore we say that meiosis 2 is just similar to that of the mitosis.